ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कोलोराडो। मैं देवांशु मिश्रा आज आपके पास आ चुका हूं। जैसे कि एज प्रॉमिस्ड हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको पॉलिटी का चैप्टर वाइज लेक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर योर अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन। तो मैं यहां आपके पास आ चुका हूं हमारा पहला चैप्टर जो कि है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर। हमारा यहां पर कोशिश ये रहेगा कि आपको इन एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू आपको कंप्लीट चैप्टर का एक थॉरो रिवीजन प्रोवाइड किया जाए, साथ ही साथ जितने रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो भी आपको बताए जाएं और हर एक क्वेश्चन से जुड़े हुए जो एडेड इंफॉर्मेशन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन टू ए गिव लिबर्टी टू द सिटीजन, बी लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सी ensure universal adult suffrage and D maintain the sovereignty of the country। सो आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूं आप इसे आंसर करने के लिए, आप इसे आंसर करें एंड साथ ही साथ ये नोट करते रहें कि 20 क्वेश्चंस जो आपके पास आने वाले हैं उसमें से आप कितने आंसर कर पाते हो। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव सारा सही आंसर करने से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को और इन्फॉर्मेशन को जो है पता करना एंड उन्हें रिटेन करना होगा। सो हियर योर टाइम गोज। ओके, सो उम्मीद है आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने के पीछे का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है कि गवर्नमेंट के पावर को लिमिट किया जाए। द गवर्नमेंट इज नोन टू गवर्न द कंट्री एज वेल एज द पीपल, बट कई दफा हमने देखा है एंड इतिहास से भी अतीत से भी हमने ये सीखा है कि जब भी गवर्नमेंट के हाथों पावर ज़्यादा आ जाता है तो गवर्नमेंट इस पावर का मिस यूज़ करते हैं, जिससे लोगों के जो राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है या नॉर्मल जो नेचुरल राइट्स भी है, ह्यूमन राइट्स, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने के पीछे का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है वो यही रहा है टू लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा हम सिटीजन को लिबर्टी भी देते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो कि एक्चुअली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिपब्लिक बनाता है और देश को रिपब्लिक बनाता है, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमारे देश का जो सोवेरेनिटी है, यानी कि आवर कंट्री इज फ्री फ्रॉम एनी इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल, एंड हमारे देश का गवर्नमेंट के पास जो है ना पावर होता है हमारे देश के महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का, उसे हम देश का सवर्निटी कहते हैं, वो भी मेंटेन रहता है। ये सभी वर्च्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फुलफिल किए जाते हैं। लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है संविधान का वो है टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ एडेड इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लेंथीएस्ट, सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जहां अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी का जो है एग्जाम्पल माना जाता है, वहीं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी का माना जाता है। हमने जो है हमारे संविधान में इन दोनों वर्च्यूज को मिक्स किया है, और जहां हमारे संविधान में आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करना पॉसिबल है, वहीं पर हमारा संविधान का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, एंड वो एक रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारा जो संविधान है ये लोगों के द्वारा, एक्चुअली जो पावर है वो लोगों के द्वारा डिराइव करता है, ठीक है। और ये हमारे संविधान एंड प्रियम्बल दोनों के ही बिगिनिंग में ये चीज़ लिखा हुआ है। और इसके अलावा हमारा जो संविधान है इसे बनाने में सबसे ज़्यादा वक्त भी लगा है। हम अपने संविधान के हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। और एट द सेम टाइम आपको कुछ एडेड सैलिएंट फीचर्स जो मैंने बताया, उम्मीद है कि आप उसे भी जो है नोट कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। सो यहां है हमारा दूसरा क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था? ऑप्शन हमारे आंखों के सामने है एंड यहां आप आंसर कर सकते हो।
ओके, तो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज डी, दैट इज एलिफेंट। एलिफेंट हमारे संविधान को बनाने वाले असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल रहा है। इसे आपको याद रखने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि एलिफेंट जो कि सबसे बड़ा लैंड मैमल हमें देखने को मिलता है, और हमारा संविधान भी जो है दुनिया में हर कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा संविधान और सबसे बल्किस्ट संविधान हमें देखने को मिलता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल हमें देखने को मिला था वो एलिफेंट देखने को मिला था। अब अगर बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हो ही गया है तो हम थोड़ा इससे जुड़े हुए कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहला जो मांग किया गया था वो मांग किया गया था डोमिनियन स्टेटस के मांग के साथ नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट में 1928 में, जिसे 1928 to 29 के बीच हमें देखने को मिलता है कि इरविन के द्वारा इसे कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है, इसे डिसरिगार्ड किया जाता है। जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एक संविधान होने का डिमांड और आइडिया सबसे पहले हमें सामने आते हुए दिखता है एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में, जिसके बाद 1935 में कांग्रेस के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसे एक्सेप्ट भी किया जाता है। आने वाले वक्त में हम देखते हैं कि शुरुआती वक्त में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिमांड था इसे ब्रिटिशर्स के द्वारा बार बार जो है नकारा गया था, इनकार किया गया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमें सबसे पहले बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का परमिशन विथ सम कंडीशंस कि हम उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प करें, इसके साथ वो हमें ये परमिशन हमें ये प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट करते हैं। कब? 1940 में ऑगस्ट ऑफर के तहत, जिसके बाद जिसको कि एज डेड एज अ डोर नेल कहकर इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आगे चल के 1942 में जो है क्रिप्स मिशन के तहत यही परमिशन हमें वापस से ग्रांट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, लेकिन वापस से इसे जो है ना पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम अ क्रैशिंग बैंक कहकर गांधी जी के द्वारा इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ कंडीशंस जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ब्रिटिशर्स के जीतने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद ही हमें ये परमिशन दिया जाएगा, जो कि इसे एक पोस्ट डेटेड चेक के साथ जो है ना रिलेट करवाता है। साथ ही साथ 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो प्रस्ताव है जो कि हमें दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसे हमने एक्सेप्ट किया। कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसे भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था हमारा 16 मई 1946 को, ठीक है, 16 मई 1946 को, जिसके बाद उस कैबिनेट मिशन प्लान जिसको कि लीड किया गया था सर A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड स्टैफोर्ड साइड क्रिप्स के द्वारा, इन तीनों के द्वारा, एंड साथ ही साथ फाइनली हमारा 6 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसी के थ्रू बनाया गया, जिसके बाद इसका पहला मीटिंग हमें 9 दिसंबर 1946 में देखने को मिलता है। टोटल 11 मीटिंग्स किए जाते हैं और उसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन 11 मंथ्स एंड 18 डेज के बाद हमारा जो संविधान है ये बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 में, लेकिन इसे लागू किया जाता है, इसे इनेक्ट किया जाता है 26 जनवरी 1950 में, बिकॉज 26 जनवरी को उससे पहले 1930 से ही हमारे देश में जो है इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जा रहा था, तो इसीलिए इसी दिन को जो है तय किया जाता है हमारे संविधान को इनेक्ट करने के लिए। हालांकि कुछ 3 ऐसे प्रोविजंस थे जिसे उसी टाइम यानी कि 26 नवंबर में ही लागू कर दिया जाता है, जैसे कि जो सिटीजनशिप से जुड़े हुए जो रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स एंड प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, या इलेक्शन से जुड़े हुए जो प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज़ों को जो है हमारे भारत में 26 नवंबर में ही लागू कर दिया जाता है। और बाकी जो बचे कुछ जो चीज़ें थी उनको, बाकी प्रोविजंस को, बाकी जो बचा कुछ ज़्यादा रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है वो 26 जनवरी 1950 में उसे लागू किया जाता है। तो यहाँ हमारे पास थोड़ा सा मेसी हो गया, बट यहाँ हमारे पास पूरा हिस्ट्री है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जब कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू में बनाया गया था उसमें टोटल हमें जो है 339 आर्टिकल्स देखने को मिले थे, जो कि आगे चल के आज हमें
448 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ शेड्यूल्स जो थे वो 8 थे, आज 12 देखने को मिलते हैं। ये आर्टिकल्स जो है ये पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं और पहले हमें छोटे बड़े मिलाकर 22 पार्ट्स देखने को मिलते थे, जबकि आज हमें 25 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमें देखने को मिलता है। और जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जिसको बनाया गया था उसे आगे चल के पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे पहला हमें ये देखने को मिलता है सिंबल देखने को मिलता है, वो हमें एलिफेंट देखने को मिलता है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं आप इनके नोट्स बनाते चल रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली मिसटाइप हो गया या कंस्टिट्यूएंट होगा। सो कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड एज पर, ये अभी मैंने जस्ट आपको बताया, सो इससे मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली को जो है कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा बनाया गया था। अगेन आई एम टेलिंग, कैबिनेट मिशन प्लान को भारत में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे जो भारत में मतलब इसका ऐलान किया गया था 16 मई 1946 में, जिसके बाद इसी कंस्टिट्यूएंट कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही हमारे भारत में कंस्टिट्यूएंट असेंबली को भी एस्टेब्लिश किया गया 6 दिसंबर में। 9 दिसंबर में इसका पहला मीटिंग होता है और संविधान बनाना शुरू किया जाता है। 13 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना जो है, जिसको बाद में प्रियम्बल यानी प्रस्तावना कहा गया, पहले उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसे पेश किया जाता है, जो कि एक्ट करता है एक ब्लूप्रिंट के रूप में हमारे संविधान को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, ये सारे दूसरे चीजें हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में, इसमें भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली का परमिशन हमें ग्रांट किया गया था, बट हमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। अगस्त ऑफर में सबसे पहले ये प्रोवाइड किया गया था हमें, और शिमला कॉन्फ्रेंस तो हमें पता है वॉवेल्स प्लान को डिस्कस करने के लिए लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ मेकिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन, ब्रिटिशर्स के द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का जो प्रपोजल था इसे एक्सेप्ट कब किया गया था? तो सबसे पहली बार इसे एक्सेप्ट किया गया था, जैसे कि मैंने कहा, अगस्त ऑफर 1940 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन हैड डैश शेड्यूल्स, ये भी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, येट आप इसे अगर चाहो तो इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था तो इसमें कितने शेड्यूल्स थे? ओके, तो जो शुरू में जो हमारा संविधान बना था तो इसमें टोटल 8 शेड्यूल्स थे। टोटल 8 शेड्यूल्स थे। आज जो है हमारे संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं? टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, जिसमें हमें 52nd अमेंडमेंट, जिसमें हमें 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, इन सब का रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स वर असाइंड टू द प्रिंसली स्टेट्स इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, यहाँ आपके पास वक्त है अटेम्प्ट करने के लिए।
ओके, सो जो सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए थे वो टोटल 93 थे। अब एक चीज़ बता दूं, टोटल 389 सीट्स जो है टोटल हमें देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें से 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए थे एंड जो हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे इनको हमारा दिया गया था इधर 6 और 296 जो है ये ब्रिटिश प्रोविंसेस को दिए गए थे, जबकि 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए थे। हालांकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था और ये सीट्स हमेशा हमेशा के लिए जो है खाली ही पड़े रहे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे? 389 था। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे पहला हमें प्रोटेम स्पीकर हमें देखने को मिलता है, सॉरी प्रोटेम स्पीकर नहीं, प्रोटेम चेयरमैन हमें देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट देखने को मिलता है। सो प्रोटेम चेयरमैन जो हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं वो होते हैं डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा। ठीक है, ये सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे सभी मेंबर्स में, इसीलिए इन्हें जो है प्रोटेम प्रेसिडेंट के रूप में बनाया गया। ठीक है, ये बहुत कम टाइम के लिए थे और इन्हीं के अंडर इलेक्शन होता है, जिसके बाद हमारे पहले परमानेंट या इलेक्टेड प्रेसिडेंट के रूप में हमें कौन देखने को मिलते हैं? हमें देखने को मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट भी होते हैं, वही पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी होते हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और एच.सी. मुखर्जी पहले वाइस प्रेसिडेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही संविधान भी बनाया जाता था, बट द सेम टाइम उसका एक दूसरा मीटिंग भी बैठता था जिसमें कानून बनाया जाता था, जो कि लॉ फॉर्मेशन के लिए था। और उस दौरान जो प्रेसिडेंट थे वो जी.वी. मावलंकर थे, और जी.वी. मावलंकर ही हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में जो पहला लोकसभा का जो गठन होता है 1952 में, उसमें पहले स्पीकर के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब यहां पर कहा जा रहा है पहले प्रेसिडेंट के रूप में, तो ये राजेंद्र प्रसाद होंगे। अगर क्वेश्चन होता पहले प्रोटेम प्रेसिडेंट का, तो फिर उसमें हम सचिंदानंद सिन्हा करते, बट बिकॉज यहाँ पहला प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, सो वी विल कंसीडर कि पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट या परमानेंट प्रेसिडेंट ही पूछा जा रहा होगा, ना कि टेम्पररी, वरना यहाँ पर प्रोटेम वर्ड मेंशन होता। तो इस केस में जो है आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाता तो एच.सी. मुखर्जी होते, एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लेजिस्लेटिव मीटिंग्स चलते थे, या जो हमारा असेंबली जो है एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह जब काम कर रहा था, उस दौरान जो पहले प्रेसिडेंट हमारे थे उसके वो जी.वी. मावलंकर थे, जो हमारे पहले लोकसभा के स्पीकर भी हमें देखने को मिलते हैं। ये जो प्रोटेम प्रेसिडेंट और ये प्रेसिडेंट वाला जो चीज़ है, ये हमें आगे भी आज भी हमें देखने को मिलता है। लोकसभा में जो सबसे पहले स्पीकर होते हैं वो सीनियर मोस्ट मेंबर ही होते हैं, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, और उन्हीं के अंडर जो है वही संचालक होते हैं, उन्हीं के अंडर जो है इलेक्शन करवाया जाता है, जिसमें अमॉन्ग द मेंबर्स जो भी लोकसभा में होते हैं उनके बीच में से एक इलेक्टेड स्पीकर चूज किया जाता है, जो कि आज हमारे देश में जो है ओम बिरला जी हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following provisions was enacted in 26 जनवरी 1950? कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन से प्रोविजंस थे जिनको 26 जनवरी 1950 में इनेक्ट किया गया था, और कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसको जैसे ही हमारा संविधान को हमने अडॉप्ट किया, जैसे ही हमारा संविधान बन के तैयार होता है, वैसे ही इन प्रोविजंस को जो है उसी टाइम कोई 3 प्रोविजंस को इनेक्ट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें जो बाकी जो प्रोविजंस थे उनको 1950 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, जो कि हमारा पहला रिपब्लिक डे था। तो कौन से प्रोविजंस थे जिसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया? सो यहाँ आप कोशिश करें आंसर करने कैसे। ओके, तो उम्मीद है आपने आंसर किया होगा। मैंने जस्ट आपको कुछ देर पहले ही बताया
ये जो तीन हमें नीचे देखने को मिल रहे हैं, ये जो तीन सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रोविजंस और साथ ही साथ जो इलेक्शन के जुड़े हुए जो प्रोविजंस हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसीलिए इन तीनों को जो है 26 नवंबर 1949 में ही जो है इनको अप्लाई कर दिया गया था। जबकि बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स भी आता है, उसे 26 जनवरी 1950 में जो है लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ए, फंडामेंटल राइट्स। और इससे जुड़े हुए कुछ और एडेड इंफॉर्मेशन अगर दे दूं तो हमारा जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें कुल मिलाकर टोटल, छोटे बड़े मिलाकर टोटल हमें 17 अलग अलग कमिटीज देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से 13 जो है वो मेजर कमिटीज होते हैं और जो बाकी 4 होते हैं वो माइनर या सब्सिडियरी कमिटीज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1946-2, ठीक है, आप इसे रीड करें। पहला ऑप्शन है फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरिम गवर्नमेंट को किस लिए बनाया गया था 1946 में? पहला, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, ठीक है। दूसरा, अच्छा ये इंटरिम गवर्नमेंट होता क्या है? तो जब भारत आज़ाद हो रहा था तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर को जो है स्मूथ करे, कन्वीनियंट बनाए, ठीक है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे हमारे भारत का जो है सिचुएशन बहुत खराब था और ऐसे में अगर कोई अपर लेवल पे कोई गवर्नमेंट नहीं होता तो ऊपर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता, जिसके वजह से काफ़ी अराजकता हमें फैलता हुआ दिखता, काफ़ी केओस दिखता, क्योंकि लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था बट पाने के लिए पूरा देश था। और वहाँ जो देश का जो सबसे बड़ा जगह है, जो सबसे ऊपर का जो सबसे हाईएस्ट जगह है, जो कि पहले ब्रिटिशर्स अपने अंडर रखे थे, डोमिनेंस में रखे थे, वो जगह जो है खाली हो जाता और वहाँ पर हर किसी को आना होता, जिसके चलते एक बहुत बड़ा क्लैश, एक बहुत बड़ा केओस हमें देखने को मिलता, एक टसल फॉर पावर देखने को मिलता। तो इसी को अवॉइड करने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सवाल है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट को 1946 में बनाया गया था, इसे किस लिए बनाया गया था? पहला, संविधान बनाने के लिए। दूसरा, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया, ब्रिटेन और इंडिया के बीच या ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस के बीच जो ट्रांसफर ऑफ पावर है इसे ठीक करने के लिए, सही तरीके से करने के लिए, ठीक है। मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ जिन्नास डायरेक्ट एक्शन, जिन्ना का जो डायरेक्ट एक्शन है उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए, या फिर फाइट अगेंस्ट द आईएनए ट्रायल्स एट रेड फोर्ट, जो इंडियन नेशनल आर्मी जिसका गठन हमें सिंगापुर में होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो वो जब भारत पहुंचता है तो उन्हें ट्रेटर्स कहकर रेड फोर्ट में जो है लटकाने का बात किया जाता है, जिस दौरान तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए, उस आईएनए ट्रायल्स जो है उसके अगेंस्ट प्रदर्शन के लिए जो है इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया था। तो इन चारों में से किस चीज़ के लिए इंटरिम गवर्नमेंट को मतलब एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, वो आप आंसर करने का कोशिश करें। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको आंसर दे दिया है, बट येट आप एक बार कोशिश करें। ओके तो होप आपने आंसर किया होगा इसका अच्छे से। तो इसका सही आंसर होगा बी, टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। जो ब्रिटेन से भारत में जो शिफ्ट ऑफ पावर हमें देखने को मिल रहा था, इसकी वजह से कोई केओस ना हो और ये एक स्मूथ तरीके से हो सके, इसलिए इस चीज़ को बेहतर ढंग से करने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था। अब भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने वाला था, ठीक है, एक रिपब्लिक कंट्री होने वाला था, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ऑब्वियसली लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता, बट अभी तक तो इलेक्शंस हुए नहीं थे और ब्रिटिशर्स जाते उसके बाद ही वो संभव था। तो ऐसा कौन सा बीच में एक बॉडी होगा जो कि ब्रिटिशर्स के हाथों से ये पावर लेकर उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथों में देगा? इसके लिए उस ड्यूरेशन में जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं एंड किसी लेजिस्लेटिव बॉडी का या सरकार का गठन नहीं होता है प्रॉपर इलेक्शंस के थ्रू, तो उससे पहले और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये बीच के टाइम पे, इस केओटिक टाइम पे चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक लघुकालिक, एक इंटरिम गवर्नमेंट, टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है, जिसके जो हेड थे
वो ऑब्वियसली उस टाइम के जो हमारे ब्रिटिशर्स में जो वाइस रॉय या गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बिकॉज पहले वाइस रॉय था, बट ब्रिटिशर्स के जाने के बाद माउंटबेटन एज गवर्नर जनरल एक्ट करते हैं, जिसके बाद गवर्नर जनरल के रूप में हमारे भारत में हमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दिखते हैं। तो वो अपर मोस्ट पोजीशन पे थे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे थे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल पावर जो था वो वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में था, इंटरिम गवर्नमेंट का। और वो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। सो दिस वर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था, ना कि इंटरिम गवर्नमेंट को, ठीक है। और साथ ही साथ जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन को मतलब मिटिगेट करना, इसका कोई ये नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। आईएनए ट्रायल्स जो है उसके साथ इसका दूर दूर का कोई लेना देना नहीं था। बाकी आईएनए ट्रायल्स क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन, दिस वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे संविधान में बहुत सारे कमिटीज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने कहा छोटे बड़े 17 कमिटीज थे, जिसमें से 13 मेजर कमिटीज और 4 माइनर कमिटीज थे। तो स्टीयरिंग कमेटी जो कि एक मेजर कमेटी था, उसके चेयरमैन के रूप में हमें कौन देखने को मिलते हैं? आप कोशिश करें आंसर करने का। ओके, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी हो गया या रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी हो गया, जो भी ऐसे कमिटीज है, देखो स्टीयरिंग क्या करता है, दिशा ही दिखाता है गाड़ी को। स्टीयरिंग क्या करता है, दिशा दिखाता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कुछ भी काम होंगे, जो भी प्रोसीजर्स होंगे, तो उनके लिए जो रूल्स को जो है ना ले किया जाएगा, ले डाउन किया जाएगा, जिनके आधार पर चल के ये प्रोसीजर्स को पूरा करना होगा उसके लिए। तो ऐसे जितने भी मार्गदर्शक टाइप के हमें कमिटीज देखने को मिलते हैं ना, उसमें हमें राजेंद्र प्रसाद ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऐसे कमिटीज जहाँ पर आपको यूनियन शब्द देखने को मिले, ठीक है, या फिर स्टेट शब्द देखने को मिले, तो ऐसे में आप जान ले वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, वहाँ पर आपको BR अम्बेडकर दिखते हैं, ठीक है। अब कमिटीज तो कई सारे थे, बट अगर पॉसिबल हो तो फ्यूचर में आगे चल के हम इन कमिटीज से जुड़े हुए कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो एक स्पेशल सेशन जो है इन कमिटीज के ऊपर, साथ साथ इन कमिटीज के जो हेड्स थे उनके ऊपर, ड्राफ्टिंग कमिटीज के जो मेंबर्स थे उनके ऊपर, और साथ ही साथ जो इंटरिम गवर्नमेंट थे उसमें भी कई सारे मेंबर्स थे उनके ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप चाहें तो हम फ्यूचर में इसके लिए आपके लिए एक छोटा सा सेशन ला सकते हैं, जिसका मांग आपको कमेंट में करना होगा। अगर हमें अच्छा खासा कमेंट देखने को मिलता है जिसमें आप इस चीज़ का डिमांड कर रहे हो, तो हम श्योरली इस चीज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो हमारे इससे थे, क्या बोलते हैं, हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनियन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गया, इससे जुड़े हुए थे। जितने भी कमेटीज में हमें यूनियन देखने को मिलता है, यूनियन पावर्स कमेटी, उसमें भी हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, या स्टेट्स कमेटी, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए जो कमिटीज देखने को मिलते हैं उसमें थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन,
डेस वॉज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट के कौन हेड थे? कई दफा मैंने आपको इससे पहले आपको बता दिया है, तो इसमें आपको ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हेड थे इंटरिम गवर्नमेंट के, और वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंटरिम गवर्नमेंट के। ठीक है, एक्चुअल पावर जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही हाथों में था। हालांकि टॉप मोस्ट पोजीशन जो है वो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल के द्वारा एंजॉय किया जा रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। वही हेड थे एक तरीके से हमारे इंडियन पैनल के, एंड वाइस प्रेसिडेंट भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। आगे बढ़ते हैं। डेस वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन चेयरमैन थे? जस्ट अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर देखने को मिलते हैं। इसका सही आंसर होगा डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी या फिर स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़े हुए कमेटीज के हेड मिलते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो यूनियन, जो भी टर्म आपको दिखे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गया जैसे, या स्टेट्स कमेटी हो गया, इन सब के हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक बार वापस से आप मेरे साथ रिवाइज करें, टोटल कितने कमिटीज थे? 17 कमिटीज थे। और इन 17 कमिटीज में से मेजर कमिटीज कितने थे? न 13 थे। 4 जो थे वो माइनर या सब्सिडियरी कमिटीज थे, जो कि मेजर कमिटीज के सहायक कमेटी के रूप में काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इट टुक डेस सेशंस टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कुल मिलाकर 11 मीटिंग्स या 11 सेशंस हमें देखने को मिलते हैं, और ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा 3 रीडिंग्स हमें देखने को मिलते हैं, तब जाके हमारे पास हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अगेन, कितना वक्त लगता है इसके लिए? संविधान को इस प्रोसेस में इन पूरे 11 सेशंस या 11 मीटिंग्स के थ्रू बनने के लिए टोटल हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, दैट इज 11 मीटिंग्स और 11 सेशंस। पहला मीटिंग या सेशन हमें कब देखने को मिलता है? हमें पहला मीटिंग या पहला सेशन जो है वो 9 दिसंबर 1946 में देखने को मिलता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश किया जाता है? न 13 दिसंबर 1946 में पेश किया जाता है बाय जवाहरलाल नेहरू। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज़ों को जितने बार हो सके रिपीट करने का, ताकि चीज़ें आप याद कर लें। और अगर आप नोट करना भूल जा रहे हैं या मिस कर जा रहे हैं तो नोट करें, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जिन पे सवाल बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे संविधान में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिनको अलग अलग जगह से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है, इस फीचर को, इस सेलिएंट फीचर्स को हमारे संविधान में किस संविधान से या किस देश से प्रेरित होकर लिया गया है? यह है प्रश्न। क्या वो USSR है यानी कि सोवियत यूनियन? क्या वो USA है यानी कि अमेरिका? क्या वो यूनाइटेड किंगडम्स है? और या फिर वो आयरलैंड है? प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, सो इनफ टाइम हैज बीन गिवन, और ये बहुतों को ऑलरेडी पता भी होगा, बहुतों ने इसका आंसर भी कर लिया होगा। फंडामेंटल राइट्स एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स जो है इसे हम USA से लिए हैं। ठीक है, हालांकि सबसे पहले फंडामेंटल राइट का जो जिक्र है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही इंडिया में किया गया था। ठीक है, लेकिन हमने ये जो फीचर है ये हमने USA के मैग्ना कार्टा से लिया गया है। कहाँ से लिया है हमने? इससे USA के मैग्ना कार्टा से लिया गया। ठीक है, अब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो हम अलग अलग देश से लेते हैं, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो UK से लिया गया है, लेकिन रिजिडिटी वो भी USA से ही लिया गया है, जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा हमारे देश में जो जुडिशरी का जो सिस्टम है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दैट वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड नॉट अ डिफरेंशिएटेड जुडिशरी, तो ये चीज़ भी USA से ही लिया गया है। UK से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। UK से हमारा बाइकैमरल पार्लियामेंट लिया गया है, UK से हमारा लेजिस्लेचर लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है UK से। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, तो पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी हम UK से ही देखने को मिलता है हमें। USSR यानी कि सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लानिंग कमीशन जो है वो भी, जो कि अभी नीति आयोग बन चुका है, तो ये प्लान्ड इकोनॉमी वाला जो हमें फीचर देखने को मिलता है हमारे देश में, ये भी USSR से ही लिया गया है। आयरलैंड से हमें DPSPs देखने को मिलते हैं, हालांकि आयरलैंड ने भी DPSP स्पेन से ही इंस्पायर होकर लिया था, और हमने DPSPs यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड से इंस्पायर होकर लिया है। कहीं और भी देश है, जैसे कि जो हमारा क्वासी फेडरल फीचर जो है हमारे संविधान का, ठीक है, और हमारे देश का ये क्वासी फेडरल फीचर, जहाँ पर हमें
यूनियन जो है, जो सेंटर है, उसके पास ज़्यादा पावर हमें देखने को मिलता है। ये किस देश से लिया है ना, ये हमने कनाडा से लिया है। इसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट या जॉइंट सिटिंग्स के प्रोविजंस, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कई सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग जगह से लिए हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। बट सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी वो जर्मनी से लिया गया है। वहीं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये जापान से लिया गया है। और वहीं पर अगर कहें तो और मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग फीचर्स हैं जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग देशों से लिए गए हैं। और अगर आप चाहें, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक छोटा सा सेशन इसके ऊपर भी मैं रख सकता हूं। अगर आप इसका डिमांड करें और कमेंट्स में इसका मांग करें तो एक स्पेशल डेडिकेटेड सेशन रहेगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से जो है फीचर्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अमेंडमेंट है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो एक जगह मैं आपके लिए ले आऊँगा, जहाँ से मैं आपको समझाऊंगा। अलग अलग ट्रिक्स के थ्रू भी हम याद करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने रिलेवेंट और कितने क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एग्जामिनेशंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बी टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से ऐसा कौन सा चीज है जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है? रेसिड्यूरी पावर्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब होता क्या है ना कि हमारे संविधान के 7th शेड्यूल में हमें लिस्ट देखने को मिलते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट होता है उसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, और उन पे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंजॉय करता है। जबकि स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे चीजें हैं जिन पे पावर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसे चीजें हैं जिन पे पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इंजॉय करते हैं। लेकिन क्या सारी चीजें इन तीनों लिस्ट में है? नहीं। इनोवेशंस होते रहते हैं, नए नए चीजें लोगों के सामने आते रहते हैं। कल कुछ या कब कोई नया चीज आ जाए जो कि इन तीनों लिस्ट में मेंशन ना हो, कोई नहीं कह सकता। तो ऐसे केस में जो रेसिड्यूरी चीजें होंगी, जो फ्यूचर में आएंगी या अभी तक आ चुकी हैं, इन पे जो सुप्रीमेसी है, इनमें जो सुप्रीम पावर है वो कौन एंजॉय करेगा? सेंटर या स्टेट? ना सेंटर करेगा। ठीक है, तो वही है रेसिड्यूरी पावर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है। नेक्स्ट, क्वासी फेडरल। फेडरल मतलब होता है जहां पर हमें एक प्रॉपर डिफरेंशिएटेड पावर्स देखने को मिलते हैं और शेयरिंग ऑफ पावर देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट के बीच। उस स्ट्रक्चर को फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्वासी फेडरल मतलब होता है कि अर्धसंघीय, यानी कि ये पूरी तरह से फेडरल नहीं है, हालांकि शेयरिंग ऑफ पावर है लेकिन ये इवन नहीं है शेयरिंग। तो वो फीचर जहां पर हमें सेंटर जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, वो है बी में। सी मतलब होता है जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जो लोकसभा में अगर कोई बिल पास हो जाता है और राज्यसभा में पास नहीं होता है, या राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हो गया, ऐसे में अगर ये एक ऑर्डिनरी बिल होता है जैसे मान लेते हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा ना, दोनों से जो सभा है, दोनों ही जो सदन है, उनको साथ में बैठाकर एक जॉइंट सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसको लीड करेंगे स्पीकर। अगर वो नहीं रहते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर, और वो नहीं होते हैं तो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, ये लोग लीड करते हैं। एंड उसके बाद देखा जाता है कि फाइनली ये बिल पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अब पास हो गया तो उस बिल को पास माना जाता है, अगर फेल हो गया तो बिल को पास नहीं माना जाता है। हालांकि क्योंकि लोकसभा का पॉपुलेशन ज्यादा होता है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, 543 मेंबर्स अभी करंटली लोकसभा में है, जबकि 245 मेंबर्स राज्यसभा में है, तो इसी चलते ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर बिल लोकसभा में पास हो गया तो वो ज्वाइंट सेशन में भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट में, ये फीचर क्या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है या फिर लास्ट नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मैंने आपको बता दिया इनका क्या मतलब है, अब आप कोशिश करें आंसर करने का। ओके, सो क्योंकि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन करते हुए काफी टाइम दे दिया था, सो आई वोंट बी गिविंग मच टाइम। अब देखो, इसमें जो सही आंसर जो होगा दैट इज सी। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया, जहां भी आपको ऐसा लगे कि सेंटर को ज्यादा पावर दिया जा रहा है, यहां पर शेयरिंग ऑफ पावर्स तो है लेकिन सेंटर को ज्यादा पावर दिया जा रहा है, वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इस चीज को जान लेना। रेसिड्यूरी पावर किसको दिया जाता है? सेंटर को। अब पावर्स का तो डिवीजन हमें देखने को मिल रहा है, शेयरिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एडेड फैसिलिटीज हमें देखने को मिलते हैं, एडेड पावर्स जो है, एक्स्ट्रा फ्यूचर में जो पावर्स आते हैं, वो किसको दिया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कहां से लिया गया है? कैनेडियन गवर्नमेंट से। वहीं पर क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, यहां भी सेंटर जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी किसको दिया गया है?
ऑब्वियस सा बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जॉइंट सेशन जो है या फिर कंकरेंट लिस्ट हो गया, ऐसे जो प्रोविजंस है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, इसको नहीं लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर मैं आपको कहता हूं, अगर आप चाहें इसके ऊपर एक सेशन अलग अलग ट्रिक्स के थ्रू, क्योंकि इस पे कई सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम आगे लाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे इस सेशन को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे भारतीय संविधान के सेलिएंट फीचर्स में से नहीं आते हैं? ठीक है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल सही, ये एक सेलिएंट फीचर है। रिजिड येट फ्लेक्सिबल, बिल्कुल सही, ये फ्लेक्सिबल है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसे नहीं बदला जा सकता, वो रिजिड है, इसका डिसीजन कोर्ट लेता है, जुडिशियरी, तो ये भी बिल्कुल सही है। सिंगल सिटीजनशिप, ये भी बिल्कुल सही है, हमारा देश जो है वो एक एक नागरिकता देता है, विच मीन्स इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया यू कैन नॉट बी द सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डुअल सिटीजनशिप देता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ लिया है, सिंगल सिटीजनशिप वाला। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एक्चुअली हमारे देश में इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, ताकि वो एग्जीक्यूटिव को भी जज कर सके सही तरीके से और एग्जीक्यूटिव उसे इन्फ्लुएंस ना कर सके। ठीक है, इस पर हम आगे चल के हमारे आगे आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें अच्छे से इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा डी, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव। इसका सही होता अगर ये इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होता। मूविंग फॉरवर्ड, 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर नॉन जस्टिशिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? यानी कि अगर इन चीजों का हनन हो तो आप न्याय की मांग कोर्ट में जाकर नहीं कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रॉमिस नहीं करता कि ये चीज आपको दिया जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को जो है ना गार्ड भी नहीं करेगा और बचाएगा भी नहीं, भले ही ये चीज आपको दिया जा रहा हो ना दिया जा रहा हो। ठीक है, तो ये जस्टिशिएबल नहीं होते हैं। ऐसे कौन से चीजें हैं? ए, फंडामेंटल राइट्स, बी, डीपीएसपीस, या सी, फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको 5 सेकंड दिया जाता है, आप इसे आंसर करने का कोशिश करें। ओके, सो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में जस्टिसिएबल जो है होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल होते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो आप कोर्ट के पास जाके न्याय की मांग कर सकते हो, और ये अधिकार आपको आर्टिकल 32 देता है, जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। इवन आप 226 के अंडर हाईकोर्ट में भी जाके इसका मांग कर सकते हो। ठीक है, सो ये तो जस्टिसिएबल है। डीपीएसपीस जो है ये जस्टिसिएबल नहीं है। डीपीएसपीस जो है वो एक्चुअली में गवर्नमेंट के लिए गाइडिंग लाइट या गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में काम करता है, जो कि ये बताता है कि सरकार के कदम किस दिशा में होने चाहिए और सरकार को किस प्रकार के स्कीम्स एंड रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज लाने चाहिए। बट अगर नहीं लाता है सरकार तो आप इसके लिए कोर्ट में जाकर मांग नहीं कर सकते। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये भी जस्टिसिएबल नहीं होते। यही कारण है कि हालांकि दोनों ही शब्द में आपको फंडामेंटल दिखेगा, बट इन दोनों को अलग अलग पार्ट्स में रखा गया है। डीपीएसपीज होते हैं नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, और ये है पार्ट 4 में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो है ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, इसीलिए इसे डीपीएसपीज के साथ ही ऐड करके रखा गया है। कब? पार्ट 4 में। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसे सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। 1976 में इसे लागू किया जाता है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, उस टाइम हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कांग्रेस की सरकार होती है, और इस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था। ये जो है फीचर हमने रशिया से इंस्पायर होकर लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का। ये वो ड्यूटीज पहले 10 थे, लेकिन 86th अमेंडमेंट के बाद 2002 के बाद ये बढ़ के कितने हो चुके हैं? 11 हो चुके हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के जुड़ने के बाद। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हो जाते हैं ना, ये वो मतलब चीजें होती हैं कि हमें क्या करना है और हमारे लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है कि हमारे कदम किस दिशा में होने चाहिए, हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये फंडामेंटल ड्यूटीज बताते हैं। ठीक है, तो बी और सी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि बोथ बी एंड सी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने अभी बताया, सो वॉन्ट बी गिविंग यू टाइम। इसका जो आंसर होगा वो होगा फंडामेंटल ड्यूटीज।
अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो है रिकमेंड किया गया था। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसे लागू किया गया था और ये प्रिंसिपल रशिया से जो है इंस्पायर होकर लिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल है और डीपीएसपीज पार्ट 4 में नॉन जस्टिशिएबल ही है, इसीलिए डीपीएसपीज के साथ एज पार्ट 4A इसे ऐड किया गया है। 52nd अमेंडमेंट एडेड डैश शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब संविधान बनाया गया था तो कुल मिलाकर टोटल कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे। आज कितने हैं? 12 हैं। तो 9, 10, 11, 12 अलग अलग अमेंडमेंट्स के थ्रू इन आर्टिकल्स को जो इन शेड्यूल्स को जो है ऐड किया गया है। तो इस शेड्यूल को जो है हमारा 52nd अमेंडमेंट के थ्रू किस शेड्यूल को ऐड किया गया है, दैट इज द क्वेश्चन। सो 52nd अमेंडमेंट के थ्रू 10th शेड्यूल को ऐड किया गया है। 52nd अमेंडमेंट के थ्रू 10th शेड्यूल को ऐड किया गया है, ठीक है, जो कि एंटी डिफेक्शन के बारे में बात करता है। डिफेक्शन क्या होता है? अगर आप किसी पार्टी से जीतते हो और आपको एक सीट मिलता है लेकिन फिर आप पार्टी बदल देते हो लालच में आकर, तो इस चीज को डिफेक्शन कहा जाता है। ऐसे केस में स्पीकर चाहे तो आपके मेंबरशिप को कैंसिल कर सकता है और आपके सदस्यता को पार्लियामेंट से रद्द कर सकता है। ये बदलाव 10th हमारा शेड्यूल में डाला गया है जिसे एंटी डिफेक्शन कहा जाता है और इसी को 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, ठीक है। आगे चल के इसमें कुछ बदलाव भी किए जाएंगे कि अगर 2/3 से अधिक लोग पार्टी चेंज करते हैं तो दैट विल बी कंप्लीटली लेजिटिमेट, वो अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर 2/3 से कम लोग पार्टी चेंज करते हैं सीट जीतने के बाद, तो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि लोगों ने जो उनको वोट दिया था तो उस पार्टी पे ट्रस्ट दिखा के दिया था एंड लोगों के इस ट्रस्ट को तोड़ा जा रहा है और स्पीकर फिर ऐसे केस में डिफेक्शन के तहत इन लोगों के मेंबरशिप को रद्द कर देगा। ये बदलाव जो है 10th शेड्यूल में हमें देखने को मिलता है और इसे डिफेक्शन, इस एंटी डिफेक्शन वाले चीज को 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। राइट टू एजुकेशन इज एंश्योर्ड थ्रू। राइट टू एजुकेशन किसके द्वारा इंश्योर किया गया है? क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलता है, क्या ये हमारे डीपीएसपीज में देखने को मिलता है, या ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में देखने को मिलता है? एक बार बता दूं, राइट टू एजुकेशन 2002 में आया था और इसे 86th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो आपको ये बताना है कि 86th अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन किसमें बदलाव लाया, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में या पार्ट 4A में, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे आंसर करने का कोशिश करें। ओके, सो उम्मीद आपने आंसर किया होगा इसका। सो इस क्वेश्चन का गिव मी अ मोमेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ABC। ये एक बहुत खास टाइप का जो है ना अमेंडमेंट हमें देखने को मिला था 86th अमेंडमेंट के रूप में 2002 में, क्योंकि इस अमेंडमेंट ने ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में बल्कि डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बदलाव लाए थे। कैसे? फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A जोड़कर राइट टू एजुकेशन को इंश्योर किया था कि हर एक बच्चा जिसका उम्र 7 से 14 साल के बीच, यानी कि मोर देन 6 एंड अप टू 14 हमें ईयर्स देखने को मिलता है, 6 से 14 साल के बीच के जितने भी लोग देखने को मिलते हैं, वो मतलब जितने भी बच्चे देखने को मिलते हैं, उनके पास ये अधिकार है 6 से 14 के बीच कि वो एजुकेशन प्राप्त करे, वो भी उनके खुद के मातृभाषा में। ये अधिकार उनको दिया जाता है, ठीक है। ये अधिकार इसी 86 अमेंडमेंट के थ्रू ही उनको दिया गया था, ठीक है। सो हमें फंडामेंटल राइट्स में भी बदलाव देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 21A। साथ साथ हमें डीपीएसपीज में भी बदलाव देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 45 में ये कहा गया था सरकार को कि सरकार को जो है स्कूल्स एस्टेब्लिश करने होंगे वहाँ के लोगों के, वहाँ के बच्चों के रीजनल लैंग्वेज में, वर्नैक्युलर लैंग्वेज में, ताकि वो अपने मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त कर सके फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम एज 6 to 14, ठीक है। तो ये हमें आर्टिकल 45 में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि इसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हमें देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी
76 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए थे, लेकिन शुरुआती वक्त में सिर्फ 10 ही फंडामेंटल ड्यूटी थे। बट 86 अमेंडमेंट के थ्रू टोटल हमें कितने देखने को मिलते हैं? एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 11वां फंडामेंटल ड्यूटी होता है, यही एजुकेशन वाला, इसे ऐड कर दिया जाता है और आज टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 11वां ये एजुकेशन वाला ही है। ठीक है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें पार्ट 4A में देखने को मिलता है एंड आर्टिकल 51A में हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ 11th फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, ये कहता है कि हर एक माता पिता का ये जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को जिनका एज 6 से 14 के बीच में हो, उसे एजुकेशन प्राप्त करने की कंप्लीट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने 20 के 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर इस सेशन से जुड़े हुए हमने बहुत सारे टॉपिक्स भी डिस्कस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस, रिलेवेंट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए और उनसे जुड़े हुए कुछ एडेड इन्फॉर्मेशन भी हमने लिया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आने वाले वक्त में या फिर इस सेशन में भी थ्रू आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट पे डाल सकते हैं, या कोई एक ऐसा चीज़ जो आपको लगा कि इसके ऊपर आपको एक डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो हम एक कॉन्साइज वे में आप एक डेडिकेटेड लेक्चर हम लाएंगे। आप बस उसे हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, इस चैप्टर के इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको एक डिटेल्ड डेडिकेटेड लेक्चर चाहिए, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। इट्स आवर प्रॉमिस, ठीक है, फ्रॉम आवर साइड टू यू पीपल। ठीक है, बाकी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो भी डिमांड्स हो उनको पुट फॉरवर्ड करना थ्रू द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इस लेक्चर के थ्रू अच्छे खासे नोट्स बनाए होंगे, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम प्रीएम्बल, सिटीजनशिप एंड टेरिटरी जो कि हमारा पार्ट 1 है, सिटीजनशिप जो कि पार्ट 2 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर एंड स्टडी वेल।